भोजन की आपूर्ति के लिए किसानों के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने की होड़ ने तरह तरह के रासायनिक खादों, जहरीली कीटनाशकों का उपयोग ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति और मानव स्वास्थ्य को काफी हद तक बिगाड़ के रख दिया था। कृषि के क्षेत्र में सरकार और कई संस्थाएं किसानों के हित में लगातार प्रयासरत हैं। पिछले कई वर्षों में कृषि क्षेत्र में किसानों ने नई तकनीकों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है। कृषि क्षेत्र में जैविक खेती की वजह से पर्यावरण, स्वास्थ्य समस्याओं का काफी हद तक समाधान भी हुआ है। पीएम मोदी ने नई योजनाओं और नई तकनीकों के साथ किसानों के हित में तिगुनी रफ्तार से काम करने में जुट गए हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, उन्नत पैदावार में कैसे वृद्धि हो, इसकी कोशिशें भी तेज गति से शुरू हैं। इतना ही नहीं, किसानों को नई तकनीकों के तहत विदेश यात्राएं भी कराई गई। मोदी जी का मूल मंत्र भी जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान पर केंद्रित है। जैविक खेती, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, इन सभी क्षेत्र में किसानों के द्वारा नई तकनीकों के साथ किए जा रहे कार्यों ने कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन, बेहतरीन मूल्य दर के साथ विकास को भी लगातार बढ़ावा मिल रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों के तहत हमारी टीम ने एक ऐसे गांव का दौरा किया जहां कृषक, मत्स्य और दुग्ध उत्पादन के इन सभी चीजों पर नई और उन्नत तकनीकों के तहत लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किसान। अगर किसान मजबूत तो देश बेहद मजबूत। मौजूदा सरकार में किसानों के हित में कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। कई नई तकनीकों के साथ किसानों को किसानी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मौजूदा सरकार किसानों को विदेशों तक भेज रही है जिससे खेती में नई नई तकनीकों का विकास हो सके। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए, इन्हीं मुद्दों पर विस्तार पूर्वक बात करने के लिए आज हम आए हैं भटगांव में, जहां पर कई विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं जो खेती की राह में, मत्स्य पालन हो या दुग्ध उत्पादन हो या खेती हो, इन सभी विषयों पर बात कर रहे हैं और इन पर चर्चाएं की जा रही हैं और इनको किस तरीके से और भी बेहतर बनाया जाए, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे और क्या क्या तकनीक है नई जिससे किसानों का और मत्स्य पालन में, इन सभी चीज़ों में और बेहतर विकास हो सके। इस समिति में मुख्य रूप से माननीय पीएस ओझा जी के कर कमलों से कई तकनीकों को अपनाकर स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस राह में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ के सरोजनी नगर ग्राम पंचायत के भटगांव की हैं। इस गांव को माननीय ओझा जी ने गोद लेकर कृषि और विकास के क्षेत्र में इसका नाम ऊंचा कर दिया है, जहां स्वस्थ लहलहाती फसलें क्लस्टर बनाकर कुदरती तौर पर मत्स्य पालन विधि से बेहतरीन उत्पाद, गायों की बेहतर नस्लों से अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन, इन सभी चीजों पर लगातार कार्यरत रहकर किसानों की हर समस्याओं को हल करते हुए आगे बढ़ रहे ओझा जी के साथ ही कृषक दुग्ध उत्पादन में कई एक्सपर्ट ने हमसे क्षेत्र के सफल विकास के लिए अपनी अपनी सलाह, उन्नत तकनीकें भी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। माननीय ओझा जी के कृषि क्षेत्र में ये प्रयोग बेहद कारगर साबित होते नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं माननीय ओझा जी से कि उन्होंने किसानों के हित में क्या क्या कार्य किए। इस समय हम लखनऊ के भटगांव ग्राम पंचायत में मौजूद है। यहाँ पर पीछे का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्लस्टर जो है वो खेती की जा रही है, इस मत्स्य पालन जिसे कहते हैं। जैविक खेती और मत्स्य पालन और सहजन, इन सभी पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद पीएस ओझा जी के साथ। सर, यहाँ पर मत्स्य पालन क्लस्टर फॉर्म्स में किया जा रहा है, मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जैविक खेती पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन तकनीकों को कैसे लागू किया गया, कितना समय लगा और किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया? इसमें जैसा आपने कहा कि जैविक प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि एक सर्कुलर इकोनॉमी का ये मॉडल कहा जा सकता है। भारत सरकार भी IFSM पे फोकस कर रही है कि खेत पे जो कुछ भी हो उसमें अपने काम भर का किसान ले, बाकी किसान वहीं लौटा दे। तो उसका सबसे बेहतरीन मॉडल है और इससे बढ़िया मॉडल हमें लग रहा है कि जैसे उदाहरण के तौर पे आपने अभी देखा होगा RS सिस्टम मछली पालन का,
तो वो एक पॉन्ड बना के किया गया है जी। वो कमर्शियल स्केल पे फिशरीज का एक मॉडल है। जैसे इसमें 8 से 9 महीने लग जाता है मछली को बढ़ने में, उसमें 6 महीने में एक साइकिल पूरा हो जाती है। ठीक है ना? कितनी जगह की जरूरत पड़ती है हाँ, मैं सर? बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये तालाब है, ये तालाब अपनी सुविधा अनुसार खुदवा सकते हैं जी। इसका वैसे बाइबल ऑप्शन होता है अधिकतम 0.4 हेक्टेयर का एक तालाब मैक्सिमम, माने 1 एकड़ का मैक्सिमम तालाब होता है जिसकी वाइबिलिटी आसानी से मैनेज की जा सके। जितना बड़ा तालाब होगा उसका प्रबंधन उतना डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। इसका जो संकुचित मॉडल है वो RAS है। जैसे जितनी मछली इसमें रखी जाएगी, जिसका खर्चा रख रखाव, इसका रख रखाव थोड़ा कम होता है, उसका रख रखाव ज़्यादा आता है। जैसे उसमें एक पाउंड में, RAS में एक पाउंड में औसतन तकरीबन 8,000 मछलियाँ आती हैं, उसमें 8,000 बच्चे जी। ठीक है ना। इसमें अब जैसे 8,000 बच्चे को तालाब में रखने के लिए पूरा एकड़ भर की जगह चाहिए जी। तब वो सरवाइव करेगी। तमाम तरीके की दिक्कतें आएंगी, चील कौवे आएंगे, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन किसान को जो कंफर्ट होता है उसकी बात होती है। सरकार की एक ये भी योजना है कि ओपन तालाब पाउंड खोद के उसमें करे। इसमें भी गवर्नमेंट की ओर से इंसेंटिव है, गवर्नमेंट की स्कीम है इसमें मछली पालन विभाग की, और RAS के लिए भी स्कीम है, मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार की। अब रही बात सर्कुलर इकोनॉमी की, तो आपने वहाँ तालाब में देखा होगा, उसमें जो टैंक बना है, टैंक के बाहर एक नल लगा होगा। जी जी। उस नल में जब वो पानी सफाई करना होता है तो नल का पानी खोल देते हैं और खोल के खेत में चला आता है। पानी का प्रयोग हाँ, भी उपयोग हो जाता है। तरीके से। अब इसे धान की फसल है, गेहूं की फसल में उतना पानी नहीं लगेगा, तो उस पानी को कुछ ऐसे काश्तकार हैं जो स्टोर करके रख लेते हैं। जब पानी की जरूरत होती है, पानी की सिंचाई की जरूरत होती है, तो ट्यूबवेल वाले पानी के साथ जोड़ देते हैं। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी। इस गांव को आपने गोद लिया है, हाँ। ठीक है, और काफी विकास देख रहे हैं यहाँ पर हम सब, तो और क्या क्या नए कार्य करा है आपने? अब जैसे यहाँ पे एक प्रयास किया हम लोगों ने, सहजन को लेके हम इस गांव में आए थे। जी। सहजन एक ऐसा पौधा है जिसमें कहा जाता है कि ये कलयुग का कल वृक्ष है। ओके। 300 तरीके की व्याधियों को अकेले दूर करने की क्षमता सहजन में है। प्रोटीन का हाँ। स्रोत माना अब जाता है। जैसे वहाँ ऑर्गेनिक खेती वाले जो किसान प्रतापगढ़ से आए थे, उन्होंने बताया ना कि हमारे पास 18-19 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, उसमें 2 या 3 आज की तारीख में अनाज मिल रहा है, इसलिए कि हमने केमिकल डाल डाल के मिट्टी को बीमार कर दिया, ठीक है ना। तो जो पोषक तत्व है, आपने गौर किया होगा, डॉक्टर के पास बीमार होता है आदमी, बुखार हुआ तो बुखार की एक दवाई बुखार की होती है, एक एंटीबायोटिक होती है, उसके साथ 3 दवाई होती है विटामिन की, ठीक है ना। जी जी। तो उस तरीके की चीज़ें सहजन को लेके इस्तेमाल करे आदमी। सहजन की फली पत्ती उसका, जैसे हमारे संजय सिंह साहब यहीं पे परसेंट के काश्तकार हैं, इन्होंने सवेरे जब बताने लगा मैं अभी कि साहब ये इतना उपयोगी है, तो इन्होंने कहा कि साहब इसका मैं इतने मुट्ठी भर का काढ़ा सवेरे पीता हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। तो एक एग्जाम्पल यही है, ये भी बड़े काश्तकार हैं यहाँ के, इन्होंने भी लगा रखा है सहजन। तो हमारी प्लानिंग ये है कि सहजन किसान के खेत पे लगे, बाउंड्री पे। छोटा काश्तकार है बाउंड्री पर लगा ले, बड़ा काश्तकार है तो घना लगा ले, उसमें इंटरक्रॉपिंग कर ले। कई मॉडल है उसके, कई मॉडल पे यहाँ काम भी किया गया। तमाम पौधे अब गौर करिए, ये पौधे हमारे आने एवरेज करीब 4-3 महीने का पौधे हैं। देखो इसकी हाइट देखो, आपने अभी फूल लगे देखा पौधे जी। और ये PKM1 प्रजाति है, पेरियाकुलम इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से ये मंगा के दिया गया है। उद्देश्य यह है कि किसान जब करेगा तो इसकी पत्ती सुखा के 55 रुपये से 70 रुपये किलो परचेज कर ली जाएगी, फिर वो उसको ऑफटेक बड़ी कंपनी को दिया जाएगा। कालांतर में यदि गांव के लोग और सक्षम होंगे, जैसे हमारे संजय सिंह साहब हैं, सुनील जी हैं, या और 1-2 बड़े काश्तकार हैं, यदि वो प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहें, काफ़ी एरिया में होने लगेगा, तो उसको पाउडर बनाना, टैबलेट बनाना, उसकी फर्दर कुकीज़ बनाना। अब मोरिंगा की कुकीज़ की इतनी डिमांड है, सवेरे 5 स्टार होटल में जब डाले जाएंगे तो प्लेट में 5 बिस्किट में से, कुकीज़ में से 1 कुकीज़ मोरिंगा की होती है। कहीं भी आप चले जाइए। तो जब किसान कहा जाता है ना कि जब गरीब अमीर के साथ व्यवसाय करता है तो गरीब अमीर होता है, तो किसान हमारा उस कॉर्पोरेट कल्चर से जुड़ने की व्यवस्था हम लोग लेके आए हैं इस गांव में। तो एक मॉडल तो हमने बताया, जैसे मछली दिख रहा है, अभी आप सामने यहाँ देखेंगे एक आटा मिल भी लगी है, एक तेल मिल भी लगी है। तय ये किया गया, इसे मीटिंग बताया जा रहा था कि भाई गाँव से गेहूँ न बिकने जाए, आटा बन के जाए जी। इसी में दलिया की एक यूनिट, कुछ एक और एक्सटेंशन हो रहा है इसमें, फूड प्रोसेसिंग की बात, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमारे स्टेट रिसोर्स पर्सन है ब्रज बिहारी जी इसमें आगे बढ़ रहे हैं, वो भी संजोग से इस गांव में आ जाए थे।
तो उनका भी योगदान इसमें रहेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि हम सरकार की जितनी विकास वाली योजनाएं हैं उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसे मत्स्य संपदा योजना की बात करिए, एक तालाब यहाँ पे है, इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे तालाब जिन्होंने, जैसे होता है ना, गरीब किसान मिट्टी बेच दिया मजबूरी में, जैसे भट्टे वाली मिट्टी ले गए, अब वो गड्ढा हो गया, क्या करेगा उसमें, तो उसमें थोड़ा और गड्ढा करके तालाब बना के मछली पालन हो सकता है, ठीक है। इसमें डेयरी की आज को जो खास बैठक थी उसमें डेयरी की बात थी जी। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि क्लस्टर बना के करेगा, क्योंकि देखिए हमारे 90% से ऊपर काश्तकार स्मॉल मार्जिनल कैटेगरी में, बल्कि छोटे काश्तकार माने अति सूक्ष्म काश्तकार हो गए। जब तक संगठित नहीं होंगे, और मैं शासन में अभी रहते हुए राज्य सलाहकार के पद पे रहा, तो राज्य सलाहकार FPO प्रोग्राम के पद पे रहते हुए हमने यही किया। प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां, हमारे यहाँ तो FPO शक्ति पोर्टल पे करीब 4,500 जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो सब कंपनी में ये तय किया गया कि 300 से ऊपर काश्तकार हैं। उद्देश्य यह है कि किसी गांव में 2-250 एकड़ से कम रकबा ना हो, कंपोजिट खेती हो। तो कंपोजिट खेती हो, कंपोजिट डेयरी हो, कंपोजिट फिशरी हो, 17 विभाग किसान के काम करने के लिए हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि 17 में से 1, 2, 4 यहाँ आके अपना एक्टिविटी करें, और इस गांव को अडॉप्ट किया। यूको बैंक ने इस गांव को अडॉप्ट किया है जी। पिछले दिनों उसके GM आए थे, उन्होंने कहा आपने अडॉप्ट किया, तो मैंने भी इस गांव को अडॉप्ट किया। आज के कार्यक्रम में यूको बैंक के ब्रांच मैनेजर भी आए थे। तो बैंक का भी सहयोग मिल रहा है, किसान का सहयोग मिल रहा है, और हम लोग पॉलिसी लेवल पे हम लोग सहयोग दे रहे हैं। सर, कई किसान जो है वो साक्षर नहीं है, हाँ। तो उनके साथ आप किस तरह से सामंजस्य बिठाते हैं? हाँ, अब जैसे वहाँ एक संदर्भ आया था थोड़ी देर के लिए जी। थोड़ी देर के लिए आया, उसको कुछ तकलीफ है, नहीं समझ पा रहा, ठीक, तो उसके लिए देखिए हर कार्यक्रम ऑनलाइन कर दिया गया, ठीक। हर चीज़ का पोर्टल है। यदि वो अनपढ़ है तो उसको अपना आधार कार्ड फोटो लगा मालूम है जी, ठीक है। उसको अपने बैंक अकाउंट का पासबुक मालूम है कि बैंक का पासबुक है हमारा, तो आधार कार्ड, फोटो, उसको अपनी खतौनी मालूम है। ये सारे कागज़ लेके वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाए, और कॉमन सर्विस सेंटर वाले को बता दे कि साहब उद्यान विभाग की स्कीम में भाग लेना है, मछली विभाग की स्कीम में। यदि उसको नहीं मालूम है तो हमारा नंबर सारे किसानों के पास इस गांव में है। कोई हमसे पूछ ले, कॉमन सर्विस सेंटर वाले के पास से पूछ ले, साहब ये किसान आया है, हम कहाँ करें इसका। तो सारी व्यवस्था सरकार को ये दी गई है कि ऑनलाइन कर दे, सिस्टम पे अपलोड हो जाएगा। जब अपलोड हो जाएगा तो हम किसान से कहते हैं भाई तुम्हें यदि अपलोड करते समय तुम्हारे मोबाइल पे एक नंबर आएगा, OTP नहीं जी, एक नंबर आएगा, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर यह है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे को फॉरवर्ड कर दो। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से हम डिपार्टमेंट में भी ट्रैक कर लेंगे, और बैंक को भी परस्यू कर देंगे कि भाई देखो इस रजिस्ट्रेशन नंबर से कोई एक केस आया, जरा इसकी मदद करो, ठीक है। दूसरा, हम ऐसे किसान को जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो सरकार का ये कहना है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, छप्पर है, घर है अपना, छप्पर तो नहीं कहेंगे उसे क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम घर बन गए, तो खाली जगह जो पड़ी हुई है उसमें, जैसे फिशरीज के जॉइंट डायरेक्टर आए थे, उन्होंने बताया था कि 50,000 की स्कीम है हमारी। एक बड़ा सा कंटेनर टब हो जाएगा, उसमें मछली के बच्चे ले आए, जैसे मान लिया यह मछली का बड़ा कारोबार है, इन्हीं से मछली के बच्चे ले लिया और 6 महीने पाले, पाल के बेच के पैसा ले आए। तो मेरा ये बैकयार्ड फिशरीज का भी एक मॉडल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ा तालाब खोदे ज़मीन वाले हों तभी चलेगा। तो ये मैसेज आप लोगों के माध्यम से जाना चाहिए गांव में, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जाना चाहिए कि हम किसान के 17 विभागों को जोड़ के यहाँ कुछ करना चाहते हैं, जिनमें 4-5 विभागों की एक्टिविटी को खड़ा कर चुके हैं। इस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण सहकारी संस्था के सदस्य रघुवीर सिंह चौहान ने दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और खेती के विषय में जानकारी हमसे साझा की। आइए सुनते हैं उन्होंने किस तरह इस क्षेत्र में कार्य करते हुए किसानों के हित में बेहतर कार्य किए। हमारी ग्रामीण जो संस्था है वो किसानों के लिए काम करती है, पशुपालन का और खेती का। और खेती में विशेष तौर से हम लोग ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहे हैं, और पशुपालन का अभी हम लोग 1 साल से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि सर, ये जो दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र है, ये छोटे और बड़े स्तर पर काफ़ी अच्छे स्तर पर काम कर रहा है, तो इसमें जो नई तकनीकें हैं इस पर आप कैसे कार्य कर रहे हैं, लोगों को कैसे सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया जाए? क्योंकि अपने पूर्वांचल में मुख्य समस्या हमारे यहाँ बरेली से लेके ये बिहार तक सबसे बड़ी समस्या फीडिंग सिस्टम की। फीडिंग की तो समस्या है ही है कि यहाँ पे जो कुपोषण
और असंतुलित राशन से गाय अपनी आनुवंशिक उत्पादन का 30 से 40% उत्पादन नहीं कर पा रही है। साथ ही उसमें एक बहुत बड़ा बीमारी सी लग रही है, बीमारी तो नहीं है क्योंकि वो कुपोषण की शिकार हो के वो समय से गाभिन नहीं हो पाती है। जब समय से गाभिन नहीं हो पाती है तो किसानों को नुकसान होता है। उसी का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में लगभग 14 लाख गाय जिन्हें बांझपन का खिताब दे दिया गया है और जो गौ आश्रय में रुकी हैं, जबकि गाय तो मानव जीवन में आश्रय दाता के रूप में है, उसे हम माँ कहते हैं, वो आज आश्रय गौ आश्रय में बैठी हुई है। तो वो गलती गाय की नहीं है, वो हम लोगों की ही गलती है कि हम लोग उन्हें जितना दूध लेते हैं उस हिसाब से उन्हें पोषण तत्व नहीं दे पाते हैं। जब पोषण तत्व उतने नहीं देंगे तो उनकी ओवम साइकिल डिस्टर्ब होगी और वो समय पर गाभिन नहीं होंगी, तो इसलिए वो बांझ होंगी। अगर एक गाय को सही तरीके से पालन किया जाए तो हर साल वो एक गाय बच्चा दे देती है, यानी एक गाय हर साल आपको मिलेगी। लेकिन खेती जो है एक साल उसमें कुछ भी आप पैदा कर लो, वो 1 एकड़ खेती से 1 एकड़ खेती नहीं खरीदी जा सकती है। सबसे बेहतरीन गाय मतलब जो अधिक से अधिक दूध दे और मुनाफा ज़्यादा हो किस पे? वो गाय में दरअसल भारतवर्ष में जितनी भी गाय हैं करीब 33 भारतीय ब्रीड हैं। विदेशी नस्ल की गाय है वो दूध तो अच्छा देती है लेकिन दूध में गुणवत्ता नहीं होती है। तो भारतवर्ष में जो गाय है साहिवाल और गिर गाय जो है वो अधिक दूध भी देती है और उत्पादन भी देती है। लेकिन यहाँ के वातावरण उससे अगर विदेशी नस्ल की गाय का क्रॉस अगर साहिवाल से करा दिया जाए तो हमें दूध भी अच्छा मिल सकता है और दूध गुणवत्ता युक्त दूध भी मिल सकता है। अब तक कितना मुनाफा हुआ इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में जिन्होंने वास्तव में गौ पालन किया है, जो गाय का दूध न देख के गाय को प्रकृति की तरफ अगर ले जाते हैं तो इसमें तो दूध तो आरडी है पशु की व्यक्ति की, और जो बच्चा पैदा होता है वो उसकी एफडी है। इसमें इनकम आप जितना चाहोगे हर साल मल्टीप्लाई हो सकती है, इनकम कम नहीं हो सकती, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ हम लखनऊ में अपने लखनऊ में एक वर्मा जी हैं, उन्होंने 15 गाय से आज से 8 साल पहले गाय चालू की थी। वो दूध पे हमारी मुलाकात हुई तो दूध पे बात न करके हमने उन्हें ब्रीडिंग पे लेके गए। तो आज वो 50 से 60 8 साल के अंदर 50 से 60 गाय अपनी डेयरी से बेच रहे हैं और एक गाय की कीमत 70,000 है। तो आप अंदाज लगा लीजिए अगर 60 गाय भी बेचें तो 42 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री इनकम हर साल कमा रहे हैं, दूध से कमा रहे हैं, वो लग। इसके साथ ही ग्रामीण संस्था में किस तरह से तकनीकी तौर से ज्यादा मात्रा में किसानों को जोड़ा जाए, इस पर ग्रामीण संस्था के सदस्य अभिषेक जी ने अपने कार्य का सफर हमसे साझा किया। उनका ये सफर कैसा रहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ग्रामिक एक स्टार्टअप है लखनऊ की, हमें 3 साल हो चुका है। हमारा सिर्फ यही मानना है कि जो जितनी भी स्कीमें जितनी भी सुविधाएं हम किसानों तक पहुंचाते हैं उसका एक ही माध्यम है टेक्नोलॉजी। आपने भी डिजिटल फॉर्मेशन से वीडियो के फॉर्मेशन से आप लोगों तक जा रही हैं और हम अपने ऐप से अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो बहुत से लोग किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, तो उन तक आप कैसे पहुंचते हैं? उसके लिए हमने अपना खुद का एक कॉल सेंटर क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे हमारे एग्रोनॉमिस्ट जो है हमारे सेंटर में बैठते हैं। आप हमारा एक नंबर है उस पर आप डायल करिए, आपको तुरंत वहाँ पे जो है सलाह दी जाएगी, किसी संबंधित सारी समस्याएं का समाधान किया जाएगा। हमारा मूल मंत्र है कि बुआई से कटाई तक जो भी समस्याएं हैं वो सारा आपको ग्रामीण जो है समाधान प्रोवाइड कराएगा, आपको सबकी सुविधाएं मिलेगी। हमारी टेक्नोलॉजी जो है जैसे आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में पैदावार सबको अच्छी चाहिए, उसके लिए प्रिसीजन फार्मिंग होना चाहिए, उसके लिए गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होना चाहिए। इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हम अपने अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे शुएट्स हो गया, इन लोगों के साथ टाई अप करके ऐसी स्कीम ले आते हैं, फार्मर तक जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स ले आते हैं जिससे उनको ज़्यादा अच्छा पैदावार मिले, ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिले। ये सब हम अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने ऐप के माध्यम से, अपने कॉल सेंटर के माध्यम से उन किसानों तक पहुंचाते हैं। कितने किसानों को अभी तक इससे लाभ उठाया है? जी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी ग्रामीण संस्था हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अपनी खुद का
एक आर्ट ऑफ सेंटर खोलती है, जिस सेंटर पे, जिस स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर पे आपको हर तरीके की सुविधाएं, चाहे आपका मशीन हो गया, चाहे आपका बीज हो गया, चाहे आपका पैदावार खरीदने की जिम्मेदारी हो गई, वो सारी चीज़ें हम अपने ही सेंटर से करते हैं। इस तरीके से हमारे हर एक सेंटर पे लगभग 500 से 1000 किसान जो है जुड़े हुए हैं। और अगर ग्लोबली देखा जाए, पूरे इंडिया में देखा जाए, हमारी संस्था महाराष्ट्र में भी है, यूपी में भी है। हम 3 लाख से ज़्यादा किसानों को अभी तक सुविधाएं प्रोवाइड कर चुके हैं। जैविक खेती के विषय में देश में बेहतर योगदान प्रदान करते हुए किसानों को उन्नत तकनीकों के साथ जोड़ने का कार्य करते हुए संजय शुक्ला जी ने अपना जबरदस्त अनुभव बताया और लोगों को जानकारी दी। खेती के प्रकार के रूप में 12 प्रकार माने जाते हैं जी। और सबसे अच्छा जो पिछले 6 साल से जिस प्रैक्टिस में मैं हूँ उसको बोला जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, शून्य लागत खेती। इसमें किसान बाहर से कुछ भी नहीं खरीदता है, अपने फॉर्म पे, अपने मतलब खेत पर ऑन फार्म इनपुट तैयार करता है। जीवामृत पहले बीज शोधन करता है, बीजामृत से फिर घनजीवामृत का प्रयोग करता है। घनजीवामृत देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से तैयार होती है, सूखी खाद के रूप में प्रयोग होती है, जिसको हम डाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं खेतों में। फिर जीवामृत तैयार की जाती है, 5 दिन में ये खाद तैयार होती है किसान के घर पर, और किसान खुद तैयार करता है। ये भी देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से तैयार होती है। तो मैंने 3 चीज़ बताई, बीजामृत, घनजीवामृत और जीवामृत। अब बात आती है कि फसल चक्र के बीच में, जैसे अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, धान की खेती हो रही है। अब अगर बीच में कोई कीटाणु का हमला होता है तो उस समय शून्य बजट खेती में कौन सी चीज़ अपनाई जाती है, उसका नाम है, हम कई चीज़ें प्रयोग करते हैं जो सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली हैं। पंचगव्य है, ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र है। नीमास्त्र मतलब नीम की फली और नीम की पत्तियों से 24 घंटे में तैयार होती है, बिना पैसे के, पेस्टिसाइड है, नंबर 1 की चीज़ है। इसी तरह ब्रह्मास्त्र है, इसी तरह 10 पर्णी अर्क का 10 पत्तियों से मिलकर बना होता है। तो जहाँ पे जो सुलभ है उसको किसान लेके तैयार कर लेता है। पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करती है? 100% नेचुरल चीज़ें। मैंने क्या बताया, जो प्रकृति में मौजूद है तत्व, उनके साथ खेती करना। इसको आप नेचुरल फार्मिंग नाम दें, इसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम दें, शून्य बजट नेचुरल फार्मिंग बोले, कोई भी विधि बोलिए, प्रकृति के साथ। जो आज से 50 साल पहले हमारे बाप दादा खेती करते थे कि बाहर से कुछ भी, मैंने पहला ही वर्ड बोला, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है मुझे, जो कुछ भी है, जो किसान के घर पर अवेलेबल है, उसी से हम खेती करते हैं। सर, आपकी एक सक्सेस स्टोरी भी रही है कुछ, उस पर आप कुछ? स्टोरी क्या है कि आज 6 साल में आज लगभग 1822 रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैं, 3500 से 4000 किसान। हम लोग वैल्यू एडिशन में है, हमारी ब्रांडिंग है कंपनी की श्री अन्न गरबा के नाम से, प्रोडक्ट मार्केट में है, होलसेलर हैं हमारे अलग अलग राज्य में। आज 3 राज्य में हम अपनी पहुंच बना चुके हैं। सरकार से कितने? सरकार से उधर हम लोगों ने देखा नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, सरकार की सहायता भी कुछ भी बिना उसकी सहायता के ही, आप बिना सरकार की सहायता के ही अग्रसर हैं उसमें? किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में लाई गई योजनाओं के तहत आर्थिक राशि बैंकों के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचाई जाती है। इस राशि का सही उपयोग बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और सही सलाह प्रदान करने वाले श्री अतुल कुमार जी से हमारी खास बातचीत हुई। आज हम लोग यहाँ भटगांव ग्राम समिति में आए थे, बैठक में आए थे, जिसमें कि जो FPO सहकारी समिति के सदस्य यहाँ थे। हमारा आने का उद्देश्य ये था कि हम किसानों को, मेंबर्स को, जो मेंबर्स यहाँ समिति के थे, उनको ये बताएं कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनको हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। विशेषतः जो बैंक की फंडिंग होनी है इन योजनाओं के लिए, किस तरह से होगी, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, या किस तरह से वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, किस तरह से उनको सहयोग करना है। जैसे कि विस्तार से चर्चा हुई डेयरी के बारे में, तो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार की स्कीम है जिसमें सब्सिडी भी है, तो उसकी चर्चा की गई कि किस तरह से उसको वो क्रियान्वित करेंगे, तो इस पर चर्चा की गई। इसी तरह से कृषि के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की AIF की स्कीम है, उसके बारे में बताया गया। तो जिस तरह से 200 मेंबर्स हैं इनके, अलग अलग मेंबर्स
के ग्रुप अलग अलग क्रियाकलापों को कर सकते हैं। उसके बारे में इनसे विस्तृत चर्चा की गई और बैंक की फंडिंग किस तरह से प्रोजेक्ट बनाएंगे उस पर चर्चा की गई। सर, आगे बहुत से किसान नहीं जानते हैं कि अभी उनको समस्याएं आती हैं कि वो कैसे इस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उस तरह से आप कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। किसानों के लिए जो स्कीमें हैं, जैसे किसान के लिए क्रॉप लोन के लिए KCC की स्कीम है। कई बार अभी यहाँ पे कुछ किसान अभी पूछ रहे थे कि कैसे हमें नहीं मिल पा रहा, दूसरे को मिल पा रहा, तो उनको क्या कठिनाई है, क्या उनका आधार कार्ड नहीं है या उनका लिंक नहीं है, क्योंकि अभी सभी योजनाओं में क्या है, कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर दी है सरकार ने कि उनका आधार कार्ड होना चाहिए, उनका वो मतलब मैपिंग होना चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट में हम लोग करते हैं। तो उस किन्हीं कारणों से नहीं, तो उनको एक्चुअली उनको जानने की ज़रूरत है, उनके प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो इसी सीरीज़ में मैंने भी ये कहा था कि आप आगे भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखिए और इनको जानकारी, यहाँ जो सेंटर हैं, केंद्र हैं, जो सरकार ने केंद्र खोले हुए हैं जानकारी के लिए, उससे भी मिल सकती है। भटगांव के प्रधान प्रतिनिधि और संजय शुक्ला जी ने अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से साझा किए। तो हमारी ग्राम पंचायत में मैम लगभग 48 पक्की सड़कें नई बना के हमने तैयार की हैं और मिनी स्टेडियम का निर्माण चल रहा है, पार्क का भी निर्माण कार्य चल रहा है और स्कूलों के सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग स्कूल पे कर रहे हैं। जो प्राथमिक विद्यालय हैं 5-6 बने हैं, उन पे काफ़ी फोकस है, उनको स्मार्ट क्लास हम बना रहे हैं। 2 स्कूलों को स्मार्ट क्लास भी कर दिया है और सबसे ज़्यादा मतलब कि हमें अच्छा ये लग रहा है कि ओझा सर हमारे हैं, सीनियर हैं हमारे काफ़ी, उन्होंने हमारे गांव को किसानों को एक नई दिशा दी है। जैसे कि आप देख रहे हैं तालाब में हैं, यहाँ मछली पालन हो रहा है और ये सहजन के पेड़ लगाए गए हैं और भी कम से कम 50 चीज़ें हैं, लेमन ग्रास भी लगाई गई है। सरकार ने जो योजनाएं बना रखी हैं, तो सरकार की योजनाओं को ओझा जी हमारे सर जी हैं, इनके माध्यम से हम किसानों को लाभ देने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। तो एक समन्वय, किसानों के साथ एक समन्वय बना करके और उनको एक समन्वय के माध्यम से उनको एक लाभ देने का काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं ओझा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, देता हूँ। और जैसा कि अभी किसानों को खेती से हट करके कुछ करने का एक प्रयास ओझा सर के द्वारा जो है यहाँ पे प्रेरित किया गया है और ये प्रयास निरंतर जारी है। जैसा आपने देखा कि यहाँ पे मत्स्य पालन का कार्य हमें लगता है कि इस क्षेत्र में ये अभी नया ही है और ये जो मोरिंगा जिसको सहजन बोलते हैं हम लोग, सहजन का बहुत बड़ा उपयोग है और इसका विश्व स्तर पे बहुत बड़ी मार्केटिंग है इसकी, लेकिन अभी इसका अपने भारत में बहुत कम जानकारी लोगों को है। जानते हैं इसको, सहजन को, और इसको उपयोग में भी करते, लेकिन इसकी पत्तियों का उपयोग नहीं करते। यहाँ पे जब फल आता है, जिसको हम लोग ड्रम स्टिक अंग्रेजी में बोलते हैं, सहजन बोलते हैं, फल आता है, तो उसको भी कुछ बहुत सारे लोग, पुराने लोग, अब नया तो अपना युवा जब तक हम लोग उसको प्रेरित नहीं करेंगे वो यूज नहीं करेगा। लेकिन साउथ में हम गए थे तो वहाँ जो सांभर बनता है, तो बिना ड्रम स्टिक के सांभर मैंने जहाँ जहाँ भी खाया, बिना ड्रम स्टिक के सांभर बनता ही नहीं वहाँ पे। साउथ का जितना भी एरिया है, स्वस्थ रहने का बहुत बड़ा राज है और इसमें ये बहुत बड़ी आयुर्वेदिक औषधि भी है। मत्स्य पालन में पूरी लगन और मेहनत के साथ कार्य करने वाले श्रमिकों से भी हमने बात की। इस पे हम लोग बच्चे लाते हैं जी। बच्चा इसमें जैसे ये दोनों खाली कराए हैं, अभी इसमें हम 2 लाख बच्चे डालेंगे। इसके बाद इसको हम तैयार करेंगे और अब फरवरी में फिर से इसमें ग्रोथ के लिए डालेंगे। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका फरवरी तक इसमें जो है वो पूरा हो जाता है। वो छोटा बच्चा लाते हैं 500 लाइन का जी, उसको बड़ा करके हम वही 20-30 ग्राम का करके फिर इसको टैंकों में डाल देते हैं आगे के लिए। किन किन तरीकों की मछलियों का उत्पादन यहाँ पर होता है? यहाँ पे केवल ये बैकर का हो रहा है। अच्छा, बैकर का हो रहा है जी। कब इन तकनीकों पर कब से काम करना शुरू किया गया? हमको 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल से काम कर रहे हैं आप। जब हमने इसको RS कराया था तो हमने वहाँ देखा तो उन्होंने कहा पहले आप एक बार देख लीजिए। तो मलिहाबाद के बाद है रहीमाबाद, वहाँ हमने तालाब देखा, वो मत्स्य विभाग के अधिकारी लोग गए थे हमको दिखाने के लिए। तो हमारी फाइल पहले लगी थी, फिर बीच में हम सोचे हम नहीं करेंगे। जब वहाँ तकनीक देखी तो हमको, आप तकनीक से प्रभावित हुए? हाँ, प्रभावित हुए। तो हमने कहा कि चलिए अच्छा देखते हैं, कराते हैं। अच्छा, कितनी ज़मीन चाहिए रहती होती है? इसके लिए 1 बीघे। 1 बीघा ज़मीन रहती है। 1 बीघे में ये इसको आप क्या बोलते हैं? पॉन्ड बनता है ये? RS टैंक। कितने बन जाते हैं ये? इसमें हमारा 8 टैंक का है जी। और वो सामने हमारे फिल्टर हैं। अच्छा अच्छा। इसका पानी इसमें जाता है। अच्छा। और फिर वो पानी वापसी इसी में। पानी का मतलब दुरुपयोग नहीं।
देश में निरंतर कृषि के उन्नत विकास के लिए सरकार और कई संस्थाएं काम कर रही हैं। जमीनी तौर पर इन सपनों को साकार और संस्थाओं के द्वारा आगे बढ़ने की तकनीकों को और भी बेहतर बनाने की चेन लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिससे देश और किसान का विकास हो सके।